अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम के ऊपर। इसमें हम क्या डिबेट सबसे पहले हम डिबेट करेंगे नेचर डिबेट के ऊपर, फिर नर्चर के ऊपर। नेचर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि पीपल आर बोर्न क्रिमिनल, दे हैव नेचुरल क्रिमिनल टेंडेंसीज। ये हमारे पास नेचुरल डिबेट है, ठीक है। क्रिमिनल बिहेवियर इज ड्यू टू द पावर्स beyond human control and they cannot be changed. Human himself is responsible for everything. Human commit crime by own free will. There are no external factors in the personal criminality. फिर हमारे पास नर्चर का कंसेप्ट है। नर्चर की डिबेट क्या कहती है? नो वन इज बोर्न क्रिमिनल, रादर पीपल बिकम। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन पर्सनस क्रिमिनलिटी। मतलब नेचर कहते हैं कि इंसान बॉर्न क्रिमिनल है और नर्चर कहते हैं कि इंसान बॉर्न क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये जो है ना लर्न करता है क्रिमिनल टेंडेंसीज फ्रॉम द सोसाइटी। तो इसके बारे में क्या है कि इसके बारे में एक फेमस जो है ना वो है कोट है, सोसाइटी क्रिएट्स क्राइम्स एंड अ मैन कमिट्स देम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इंसान के क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, ना कि नेचर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ तो इस तरह लेक्चर जो है जल्दी कवर भी हो जाते हैं और कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। वो एक एक वर्ड पढ़ना होता है ना, फिर उससे लेक्चर सही तरह कवर नहीं होता। वो अगर आपने नोट्स बनाने तो फिर आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास थ्योरीज़ क्या हैं? हमारे पास एक प्री क्लासिकल थ्योरी है जिसे हम कहते हैं डायनामिक भी कहते हैं या चर्चिला की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है, फिर हमारे पास पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक है। हम पॉजिटिविस्ट के अंदर जो है ना बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी करेंगे और साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, और 5 मोर डिवीजन्स भी इसकी करेंगे सोशियोलॉजिकल की, ठीक है। टोटल हम 9 थ्योरीज करेंगे। स्टीवन बार्किन की बुक कंसल्ट की हुई है, ठीक है, आप भी उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, प्री क्लासिकल जो स्कूल है ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डेमोनिक। मतलब कि जो हमारे पास है ना डेमोनिक, मतलब कि हमारे पास जो रूह अरवाह वगैरह है उनकी वजह से जो है ना इंसान क्रिमिनल बनता है। ये उस वक्त जो यूरोप था ना उसके अंदर क्या थी कि डोमिनेंस ऑफ चर्च थी। मतलब उस वक्त जब ये लिखी गई थी ना बुक, और ये क्राइम को डिफाइन किया गया था, बिहेवियर को, तो उस वक्त जो था ना यूरोप, उसके अंदर किसकी डोमिनेंस थी? चर्च की। तो उस वजह से क्या था कि ये डिमोनिक जो है ना ये डिबेट थी कि है ना बलाएं हैं उनकी वजह से इंसान जो है ना क्रिमिनल बन जाते हैं। ये 30 साल यूरोप के अंदर जंग भी रही उस टाइम पे। अब जो डेमोनिकल स्कूल है वो क्या कहते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो जो थे ना अपने स्केप करते थे रियलिटी से, और फिर वो जो चर्चेज़ और जो चर्चेज़ थे उनको ब्राइब देते थे और उससे उनसे इस तरह के फतवे लेते रहते थे, इस तरह की बातें करवाते रहते थे ताकि लोगों को उसके ऊपर कंट्रोल रहे। किंग कंट्रोल करता था, बार्किन जो कहते हैं ना किंग कंट्रोल करता था अपने नाइट्स के ज़रिए। ईयर ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन बॉडीज़ ये था, ठीक है। चर्च क्या था कि वेल्थ कैन नॉट फाइट किंग सोल्जर। अब चर्च के पास वेल्थ तो थी मगर वो किंग के जो सोल्जर थे उनसे नहीं लड़ सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोल्जर हायर करना शुरू कर दिए 1618 से 48 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चर्च और किंग के दरमियान जंग शुरू हो गई। तो इसमें क्या था कि असल जो मेन पर्पस था ना वो रिलीम ऑफ अथॉरिटी ऑफ द किंग जो था ना उसको पोजेस करना था चर्च ने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है ना वो क्या करते थे, वो डेमंस पे बिहेवियर करते थे, विचेस पे और सुपरनेचुरल पावर्स के ऊपर। इसके बाद हमारे पास क्या था, किंग्स जो था उन्होंने स्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया चर्चेस को। इससे जो चर्च और स्टेट थी ना वो सेपरेट होने चाहिए। जो किंग चाहते थे ना जो चर्च और स्टेट है ना उसको सेपरेट कर दिया जाए। मतलब जो इंसान है ना उसको है ना मारा जाए, सजाएं दी जाए, और उस तरह वो जो है ना अपना बिहेवियर चेंज करे, उस पर कंट्रोल किया जाए। उस वक्त एक सज़ा थी जिसको हम क्या कहते थे, ट्रिफ्रिशन कहते थे या ट्राइफ्रिशन। इसका क्या मतलब था कि ये हमारे पास डिगिंग अ होल इन ह्यूमन स्कल, ये इंसान के स्कल के अंदर होल कर देते थे कि इससे फिर डेमन जो है ना निकल जाएगा। मतलब ये इसका बिहेवियर सही हो जाएगा, क्राइम से हट जाएगा ये। दूसरा क्या था कि उनको पनिशमेंट दी जाती थी, टॉर्चर किए जाते थे। कोई कंसेप्ट नहीं था फ्री ट्रायल का, एविडेंस की कोई बेसिस नहीं होती थी, नो एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स, ठीक है। जो फेमस मेथड थे ना ट्रायल्स के वो क्या थे, ट्रायल बाय ऑर्डियल, मतलब टॉर्चर के ज़रिए, ट्रायल बाय कॉम्बैट, लड़ाई के ज़रिए, ट्रायल बाय डिवाइन सिग्नल, सितारों के इल्म के ज़रिए भी वो उनके ट्रायल करते थे। वो ऐसे कह देते थे कोला खाओ, कोयला खाओ, जो कोयला खा जाता था उसको सच्चा, जो नहीं खाता तो उसे झूठा। लड़ाई करो, जो मर जाता था उसे कहते थे कि ये मुजरिम था, और जो नहीं मरता था उसे कहते थे कि ये साफ है। इस तरह सितारों के इल्म के ज़रिए भी उनको ट्रायल किए जाते थे। फिर उनके अंदर क्या थी, आर्बिट्रेरी पनिशमेंट जो थी ना वो नॉर्म थी। दूसरा जो स्कूल था ना वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स था। वो क्या कहते थे कि हमारे पास जब किंग ने रियलाइज़ किया कि चर्च जो है ना अब वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो उसने चर्च को पनिश करना स्टार्ट कर दिया। उसने स्कॉलर्स जो है ना वो, और जो स्कॉलर्स अपने अपॉइंट करना शुरू कर दिए किंग ने, वो क्या करते थे कि अपने मुशीर के ज़रिए डिफरेंट किस्म की मनगढ़ बातें जो होती थी ना वो ख़त्म करवा दी स्कॉलर्स के ज़रिए। तो इस तरह जो चर्च था उसका असर और शौक कम होने में हेल्प मिली।
हमारे पास आगे क्या है कि अब कैसर भिकारिया और जो हमारे पास जेमी बेंथम है ना, इनकी इरा आई, इसको क्या कहते हैं, ईरा ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सोशियोलॉजिस्ट था, जेमी जर्मी बेंथम, ठीक है। ये 1700-1800 में आ रहा है। ये मुगल टाइम था, उस वक्त एजुकेशन नहीं थी मुगलों के पास। यूरोप जो था वो उसने अभी स्टार्ट कर दिया था बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज़। तो इसके अंदर क्या थी, ये इसको हम कहते हैं रैशनलिज्म का दौर कहते हैं, ठीक है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल सेंस, मतलब कॉमन सेंस इस वक्त लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो गई थी। किंग और चर्च वाला रोल खत्म हो गया था। फिर क्या हुआ कि हमारे पास थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, लव फॉर समथिंग, ये पुट फॉरवर्ड की गई, ठीक है। इससे इससे क्या हुआ कि उनके अंदर यूटिलिटी, मतलब कोई, उन्होंने कहा था कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई कोई निकम्मा नहीं है कुदरत के कारखाने में, मतलब हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। मोर नंबर, मतलब अगर ज़्यादा रकम है आपके पास, ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा मनी है, तो मोर गुड़िया लगेगी, आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास संभाल है तो आपका संभाल कर। इससे फिर क्या हुआ कि हमारे पास क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैम्यूअल की बुक है, उसके नतीजे आना शुरू हो गए। उसने क्या कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ जाएगा, मतलब रिलीजन जो है ना इससे दूर होने की वजह से। फिर क्या हुआ, कैपिटलिस्ट आइडियल्स आ गए। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया यूरोप के अंदर, और यूटिलिटेरियनिज्म के जरिए उन्होंने क्या किया कि दरिया मगरिब के रहने वालों ने पता क्या किया, उन्होंने क्या, उनको प्रोड्यूसर्स बना दिया, ना कि कंज्यूमर्स। तो इस वजह से क्या हो गया कि हर चीज़ यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गई और उन्होंने हर चीज़ बेचना शुरू कर दी। फिर एक न्यू ईरा आई, उसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो कंज्यूमिंग ह्यूमन थे ना, उन्होंने फिर कॉस्ट बेनिफिट्स किया ना एनालिसिस करके इनलाइटनमेंट की तरफ आए। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड था। अब हम चलते हैं आगे। जब हमारे पास कोई शख्स क्राइम कर रहा था उस वक्त, तो जैसे कि ह्यूमन है तो फिर उसको क्या कहते थे, हेडोनिस्टिक कैलकुलस करते थे कि क्राइम कब होते हैं, जब हमारे पास प्लेयर ज़्यादा होती है और पेन कम होता है। मतलब पेन कम होगा, रिड्यूसर होगा, मिनिमाइज़र होगा, तो प्लेयर ज़्यादा होगी, मैक्सिमाइज़र होगी, तो ह्यूमन नेचर क्या करेगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी और वो फिर क्राइम करेगी। एंड ऑफ हिस्ट्री जो है ना, इसको किसने लिखा है, फ्रांसिस फोकोयामा, जो अभी जिंदा हैं, ठीक है, अमेरिकन है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रिलीजन है ना, हाँ, उसका लबादा ओढ़ेंगे लोग, और फिर जो है ना डॉलर्स वगैरह कमाने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, क्राइम्स करेंगे। मतलब नारे मुख्तलिफ हैं अंदर से और सब जो है ना सेम है, ठीक हो गया। फिर कैसर भिकारिया ने क्या कैसे लिखा 1764 के अंदर, एज क्राइम एंड पनिशमेंट्स, इन विच ही रोट, जिसमें उसने लिखा कि एक जो है ना हमारे पास पोटेंशियल क्रिमिनल जो होता है ना, वो जानता है कि किस तरह किसी ना कमिटिंग, किस तरह क्राइम करना है, प्लेयर किस तरह हासिल करनी है, अपने पेन को किस तरह कम करना है, इस तरह फिर वो जो है ना क्राइम करते हैं। अब देखिए हमारे पास उसने एक बैलेंस दिया कि हमारे पास एक बैलेंस है, एक पेन है, एक प्लेयर है। अगर हम पेन के अंदर क्या होता है, पनिशमेंट होता है, अगर इसके अंदर वेट जो है ना ला का रख देंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्राइम जो है ना, उसमें पता है क्या है, क्राइम विल बी रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हम पनिशमेंट्स इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जो क्राइम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो हम पेन है ना, अगर उसको ज़्यादा कर देंगे तो प्लेयर कम हो जाएगी, प्लेयर कम हो गए तो लोग क्राइम करना कम शुरू कर देंगे। तो इस तरह का उसने एक कंसेप्ट दिया। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल प्रोपोर्शनैलिटी। ये स्मिथ और हुइगन्स की है, पनिशमेंट शैल बी प्रोपोर्शनल यानी इक्विवेलेंट टू द ऑफेंस। तो इन्होंने क्या कहा, स्मिथ और होजेंस ने, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास पनिशमेंट है ना, वो उसके मुताबिक देनी चाहिए, ऑफेंस के मुताबिक। तो इस तरह जो है ना फिर हमारे पास जो ऑफेंस होगा कम हो जाएगा। फिर हमारे पास ये है पेनिटो कौन है, ये क्या है हमारे पास, ये कैसर भिखारी जो था ना, उसने इम्प्रिजनमेंट के अंदर एक रीज़न दी थी जेल स्ट्रक्चर की, क्योंकि उस वक्त कैदी ज़्यादा थे और लोग कम होते थे, तो उन्होंने क्या मतलब उनको देखने वाले जो सिपाही थे वो कम थे, तो उसने क्या जेल का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए, दरमियान में 4 सिपाही हों, वो सब पे नज़र रखें। फिर हमारे पास क्या थी, डिटेरेंस टाइप्स। डिटेरेंस टाइप्स कौन सी होती है, एक जनरल डिटेरेंस होती है, दूसरी स्पेसिफिक डिटेरेंस होती है, स्पेशल डिटेरेंस। जो जनरल डिटेरेंस होती है उसमें क्या होता है, जनरल पीपल को डिटेरन किया जाता है फॉर क्राइम्स। और जो स्पेसिफिक डिटेरेंस होती है उसके अंदर डिटेरेंस ऐसी होती है जिसके अंदर हम उनको थ्रेटन करते हैं कमिटर्स ऑफ द क्राइम्स को, मतलब उनको स्ट्रेस देते हैं ताकि वो क्राइम ना करें। फिर कैसर भिखारी ने कहा कि लोग डरे ना डरें, मुजरिम को डराना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जुर्म कम होगा, जो गिल्टी है, अकाउंटेबल है, उसको पनिश किया जाए, जो एक्यूज्ड है उसको क्या किया जाए, जो इनोसेंट है उसको बियॉन्ड एनी रीज़न जो है ना उसको टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है। और जो कोडिफाई है ना, लिखा हुआ जो लफ्ज़ हैं, एक इसको पैटर्न के तहत लिख लेना चाहिए ताकि कोई जो है ना मुजरिम बच ना सके और कोई मजलूम के ऊपर सज़ा ना आए। और पाकिस्तान का कोड क्या है, लॉ अपडेटेड फॉर्म के अंदर, ये भी आप देख सकते हैं अपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। फिर हमारे पास तीसरा कंसेप्ट कौन सा आता है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है कि क्रिमिनल जो है ना पॉजिटिविज्म की तरफ आता है। इसमें क्या होता है, लव फॉर एडिशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सपेंशन।
और हमारे पास सीकिंग एडिशनल एक्सपेंशनलिज्म अबाउट सर्टेन इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड फैक्ट्स। ये साइंटिफिक नॉलेज एंड फैक्ट्स की बुनियाद पर जो है ना क्रिमिनल पॉजिटिविज्म की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, इंपेरिकल नॉलेज है, डाटा है, फैक्चुअल नॉलेज है। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, उसमें क्या होता है, कैसल लम्ब्रोसो आता है। कैसल लम्ब्रोसो जो है ना हमारे पास क्रिमिनोलॉजिस्ट है। ये क्या कहता है, ये इटालियन डॉक्टर था, ये क्रिमिनोलॉजिस्ट था। इसने फर्दर जो है ना फर्दर क्रिमिनोलॉजी को मॉडर्नाइज किया। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था क्रिमिनल मैन इन 1880, जिसका फाइनल वर्जन जो है ना 18 वर्जन हैं इस बुक के। आप फाइनल वर्जन पढ़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी क्या थी, इसने बायोलॉजिकल रीजन थी क्रिमिनल की। मैं वजह बताऊंगा कि क्राइम क्यों हो रहा है। इसको जो है ना इसने डिफरेंट ट्रेड्स वगैरह के जरिए बताया कि क्रिमिनल के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स होने चाहिए। मतलब इसने फिरेनोलॉजी बताई, मतलब स्टडी ऑफ स्कल की। उसके मुताबिक इसने डिटरमाइन किया जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं या क्रिमिनल एटीट्यूड है उनकी स्कल किस तरह होती है। इसने एटिविज़म की। एटिविज़म का क्या मतलब है कि इसने क्या कि कोई बोर्न जो है ना वो क्रिमिनल नहीं होता, सारे बोर्न जो है ना नॉर्मल होते हैं। ये प्रीमिटिव स्वेजेस, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया कि ह्यूमन को है ना डिपिक्शन ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, मतलब क्राइम और जो नॉर्मल इंसान है उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास कैसल लब्रोसो का जो कंसेप्ट था बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में था। उसके बाद हम आते हैं 1880s के अंदर। उसमें क्या था कि यूएस के अंदर रेप जो थे ना उसके 80 केसेस थे, 55 जो ब्लैक्स थे, 25 अदर्स थे। जो इंपेरियलिस्टिक स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जेंडर क्रिटिसिज्म की, और उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना फिजियोगेम यानी मतलब फेशियल फीचर्स वगैरह से रेशियल स्टीरियोटाइप इस तरह के उन्होंने कंसेप्ट बनाए, क्योंकि वो जो है ना ब्लैक से पहले नफरत करते थे और फिर जो ब्लैक ने ये काम किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने कंसेप्ट बना लिया कि जो ब्लैक है ना वो सिर्फ रेप करते हैं लड़कियों का। उसके बाद जापानीज जो थे ना वो फिजिकली फिट थे, और जो रोबर्स हैं ना वो मैक्सिमम जो है ना मंगोल कैरेक्टरिस्टिक्स के थे यूएस के अंदर, ठीक है। तो उनकी ओब्लिक आईलेट्स होती थी, इसलिए उन्होंने जापानियों को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, जापानियों को और मंगोल्स को, कि ये रोबर्स हैं हमारे यूएस के अंदर। क्योंकि जो 100 थे ना उसमें से 80 जो पकड़े जाते थे ना वो मंगोलियन बैकग्राउंड से होते थे या जापानीज बैकग्राउंड से होते थे। तो यूएस वाले कहते थे कि ये दोनों जो है ना ये चोर हैं यूएस के अंदर, क्योंकि उनके स्टैटिस्टिक्स भी फैक्ट्स भी बताते थे ना। फिर हमारे पास क्या आया, विलियम शेल्डन्स आए। इन्होंने क्या सोमोटोलॉजी की एक थ्योरी दी। उसके मुताबिक क्या था, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन्होंने कहा जो एंडोमॉर्फ होते हैं ना सेहतमंद लोग वो कम क्राइम करते हैं, जो मीजोमॉर्फ होते हैं ना दरमियाने उनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है क्राइम करने के लिए। जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ना वो टाल होते हैं, तीन होते हैं, ये ज़्यादातर साइबर क्राइम्स करते हैं। मोटे लोग जो होते हैं सेहतमंद वो क्राइम नहीं करती इनके मुताबिक। फिर हमारे पास क्या है, मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरीज आई। MAOA या जीनोम है हमारे पास, ये क्या करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को शो करता है, डील करता है हाइपर एक्टिविटी की तरफ। फिर हमारे पास ADHD डिसऑर्डर आता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है जो कि हमारे पास क्रिमिनल टेंडेंसी को शो करता है। फिर ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना उसके अंदर जो लोग होते हैं वो लेस इंक्लाइंड फॉर क्राइम होते हैं, और जो हमारे पास होते हैं ना टेम्परेट रीजन उनके लोग जो है ना मोर इंक्लाइंड फॉर क्राइम होते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है चार्ल्स गार्वेज का। उसके बाद हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड आता है। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं, हमारे पास ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो पर्सनैलिटी है ना स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जो आईडी है ना वो गलत काम करवाती है। प्लेयर अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, इंस्टेंट जो है ना ग्रेटिफिकेशन नहीं आती उसके अंदर, और फिर क्राइम की तरफ हो जाता है। हमारे पास ईगो जो होती है ना ये हमारे पास क्या होती है, ये भी आना होती है, ये रियलिटी प्रिंसिपल है, हेल्प पर्सन अडेप्ट टू ये भी गलत काम को रोकती है। ईगो इंसान के गलत काम को रोकती है, आईडी गलत काम करवाती है। और जो हमारे पास क्या होता है सुपर ईगो, वो क्या होती है हमारे पास, सुपर ईगो जो है ना मोरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी पर्सनैलिटी है। ये क्या करती है, ज़मीर है, ये हम इंसान को रोकता है गलत काम करने से, ठीक है। आप सुहेब मुगीरा सदीकी है, इनका भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं इधर इस थ्योरी के अंदर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये एक सेपरेट जो है ना इकोलॉजी हमारे पास क्या है, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ये क्या कहता है कि हमारे पास जो है ना इट इज़ अ नर्चर डिबेट, ये नर्चर डिबेट है। और ये कहता है कि कोई इंसान या सोसाइटी जो है ना इम्पेरेटिव स्टडी नॉन इंडिविजुअल एंड सोसाइटिकल इम्पेरेटिव स्टडी को इसने जो है ना फोकस की है। इंशाल्लाह जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी टाइप्स के साथ डिस्कस करता हूँ इस पूरे स्कूल को। थैंक यू, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।